जूही से मिलने एक दिन हॉस्पिटल आया था तब तक सब कुछ ठीक था, पर फिर अचानक ऋषि को एक मैसेज आया जिसे देखकर वो गुस्से में आ गया। गुस्से में ही वो जूही के पास से चला गया था, पर उसका गुस्सा देखकर जूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जूही ऋषि के इस बेरुखे अंदाज से बहुत हर्ट हो गई, पर तभी जूही के पास इशिका सिंघानिया का कॉल आ गया। जूही ने बेमन से कॉल उठाकर कहा, हेलो मिसेस सिंघानिया। उधर से इशिका सिंघानिया की गुस्से भरी आवाज आई, जूही, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड होना नॉर्मल है, और जो भी तुमने ऋषि से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले किया वो तुम्हारा पर्सनल मैटर था। पर अपने किए की फोटोग्राफ्स पीछे छोड़ने का क्या मतलब? जूही इशिका सिंघानिया की बात सुनकर हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रही थी। जूही ने उनसे पूछा, मिसेस सिंघानिया, क्या किया मैंने पास्ट में? कैसी फोटोग्राफ्स? क्या कह रही हैं आप? इस पर इशिका सिंघानिया थोड़ा जोर से बोली, जूही बस, एक तो चोरी ऊपर से सीना सोई। मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अब ऋषि अपनी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर बदल ही देगा। जूही ने यह सुनकर घबराते हुए उनसे पूछा, पर मिसेस सिंघानिया आप मुझे बताइए तो सही, मैंने किया क्या है? इरिटेटेड होकर इशिका सिंघानिया बोली, तुम अभी भी नहीं मानोगी तो ठीक है, मैं तुम्हें ही फोटोग्राफ्स भेजती हूँ। इसके बाद जूही के फोन में डिंग डिंग करके बहुत से मैसेजेस आए। जूही ने उन्हें जल्दी से खोला। उन्हें देख उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इशिका सिंघानिया ने जो फोटोग्राफ्स जूही को भेजी थी उनमें जूही और राहुल के रोमांटिक मोमेंट्स थे। अपनी पर्सनल फोटोज देखकर जूही के हाथ से फोन छूट गया। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। तभी फोन पर इशिका सिंघानिया की आवाज आई, बोलो, अब भी तुम कहोगे कि तुमने कुछ नहीं किया? जूही ने जल्दी से फोन उठाकर इशिका सिंघानिया को यकीन दिलाने की कोशिश की। उसने कहा, नहीं मिसेस सिंघानिया, ये फोटोज झूठी हैं। मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं किया। जूही के आंसुओं से इशिका सिंघानिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोली, देखो जूही, आई डोंट केयर तुमने ये किया है या नहीं, पर ऐसी फोटोज सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फोन पर किसी ने भेजी है तो ऋषि के पास भी जरूर गई होगी। मे भी कोई तुम्हें फंसाना चाहता हो। सो यू शुड प्रे फॉर योर सेल्फ, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। ऋषि तो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ ही देगा। अपनी बात कहकर इशिका सिंघानिया ने फोन काट दिया। उनकी बातें सुनकर जूही को याद आया, जब ऋषि अपना फोन देखकर गुस्सा होकर जूही के पास से चला गया था, उसने मन ही मन सोचा, तो क्या ऋषि इतनी देर से उन्हीं फोटोज को देख रहा था? उसने मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं किया? क्यों वो ऐसे बिना कुछ कहे यहाँ से चला गया? क्यों? क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? ऋषि, जूही ने फिर खुद से कहा, नहीं, मुझे ऋषि को सच बताना ही होगा, उसे मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये सोचकर जूही ने ऋषि के मोबाइल पे कॉल किया, पर पूरी घंटी जाने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। जूही ने कई बार ट्राई किया, पर वही सेम रिजल्ट। जूही ने फिर विनय को कॉल लगाया। विनय ने फोन उठाकर बोला, हेलो। उसने ये कहा ही था कि जूही अपनी बात कहने लगी, विनय, ऋषि कहाँ है? मैं कब से उसे कॉल लगा रही हूँ पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। तुम हमेशा ऋषि के साथ रहते हो तो तुम्हें भी उन फोटोग्राफ्स के बारे में पता होगा, पर ट्रस्ट मी, वो झूठी है। मैंने आज तक कभी। जूही को आधे में काटते हुए विनय बोला, मिस जूही, सर अभी यहाँ ऑफिस में नहीं है, और वो आपका क्या किसी का भी फोन नहीं उठा रहे हैं। और रही बात उन फोटोज की, तो उनको मैंने टेक्निकल डिपार्टमेंट में भेज दिया है। विनय के टोन सुनकर जूही समझ गई विनय भी उस पर यकीन नहीं कर रहा, तो जूही ने मायूस होकर फोन काट दिया। विनय ने आज तक हमेशा जूही की हर बात पर यकीन किया था, पर आज जब बात जूही के बॉयफ्रेंड की थी तो उसके लिए जूही पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। उसके लिए आज भी जूही ने ऋषि से कॉन्ट्रैक्ट साइन ही अपने बॉयफ्रेंड के लिए किया था। विनय ने फोन देखते हुए खुद से कहा, सबका पास्ट होता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं, पर ऐसी फोटोज क्लिक करवाना, आई डोंट नो। चलो किया भी तो ठीक, पर अब अपने किए को ही ना मानना, ऐसे तो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगी। जूही विनय का फोन कट करने के बाद जोर जोर से रोने लगी। वो मन ही मन कह रही थी, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था, पर मैं आज तक उसके साथ फिजिकल नहीं हुई। मैंने पहली बार किस भी ऋषि को ही किया था, और ये फोटोज।
सब झूठ है, पर कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ इशिका सिंघानिया बहुत खुश थी। वो हंसते हुए मन ही मन कह रही थी, लगता है मैंने जूही को कुछ ज्यादा ही आंक लिया, वो भी बाकी लड़कियों जैसी ही निकली। मुझे तो डर था कि कहीं जूही अपने भोलेपन से ऋषि के दिल में जगह ना बना ले, पर अब तो उसका कोई चांस ही नहीं है। ऋषि कभी इस टाइप की कैरेक्टरलेस लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। फिर इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा को बुलाकर कहा, मिसेस चंद्रा, अब तुम नीना पांडे और रिया को इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दो। वैसे भी अब ऋषि जूही को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। ये सुनकर मिसेस चंद्रा ने सिर झुकाकर कहा, यस मैडम, पर वो जो आपने मुझे मिस रिया के बारे में पता लगाने को कहा था, उसमें कुछ क्लूज मिले हैं। स्पीक, इशिका सिंघानिया ने तुरंत कहा। मिसेस चंद्रा ने उन्हें बताया, मैडम, हमने पाठक निवास के कुछ नौकरों को रिश्वत देकर पता लगाया है कि जब ऋषि सर मिस जूही को उनके घर छोड़ने जाते थे, तब मिस जूही से ज्यादा मिस रिया ऋषि सर के करीब जाने की कोशिश करती थी। और तो और मॉडल आकांक्षा सक्सेना के साथ मिस रिया की अच्छी जान पहचान भी थी। उन्हीं के कहने पर मॉडल आकांक्षा सक्सेना ने ऋषि सर के साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश की थी। ये सुनकर इशिका सिंघानिया ने अपने हाथ में पकड़ा फोन गुस्से में जमीन पर पटक दिया। वो चिल्लाकर बोली, इन कीड़े मकोड़ों के कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं। ये सुनकर मिसेस चंद्रा ने उनसे पूछा, तो फिर मैडम मिस रिया का क्या करना है? इशिका सिंघानिया थोड़ा सोच कर बोली, नहीं, अभी फिलहाल कुछ मत करो। जूही की पॉइजनिंग की वजह से ऋषि उन्हीं पर नजर गढ़ाए बैठा है। माहौल थोड़ा ठंडा होने दो, फिर उस रिया को ऐसा सबक सिखाना कि उसे जिंदगी भर याद रहे। मिसेस चंद्रा ने सर झुकाकर उनसे कहा, यस मैडम। फिर इशिका सिंघानिया ने अपने हाथों को देखकर कहा, अच्छा, बहुत हुई ये सब बातें, जाओ अभी ब्यूटिशियन को यहाँ भेजो। ये सुनकर मिसेस चंद्रा अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से चली गई। मिसेस चंद्रा के जाने के बाद इशिका सिंघानिया आराम से सिर टिकाकर सोफे पर लेट गई। वो आंखें बंद करके सोचने लगी, ऋषि को कॉल करूं क्या? नहीं, अभी तो वो जूही से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहा होगा। अभी उसे डिस्टर्ब नहीं करती। वैसे भी उसे मेरा इंटरफेयर करना पसंद नहीं है। खैर, अब मैं आराम से लेटकर गुड न्यूज का इंतजार करती हूँ। दूसरी तरफ ऋषि सबसे दूर, दिल्ली से दूर, एक फार्म हाउस में था। ये फार्म हाउस उसने अपनी तीसरी मंगेतर नेहा के लिए खरीदा था। ऋषि उस फार्म हाउस को देखकर सोच रहा था, यहाँ आकर मन को कितना सुकून मिलता है। नेहा को ये जगह बहुत पसंद थी। उसे हम दोनों के लिए एक पर्सनल स्पेस चाहिए था, इसीलिए उसने ये जगह चुनी थी। पर किस्मत तो देखो, इस जगह के कंप्लीट होने के पहले ही नेहा का एक्सीडेंट हो गया और तब से मैं अकेले ही यहाँ आता हूँ। ये जगह शहर की चहल पहल से दूर मन को एक अजीब सुकून देती है। पर आज ये जगह भी मेरे मन को शांति नहीं दे पा रही। जितनी बार भी आंख बंद करता हूँ, बस जूही की फोटोज आंखों के सामने आ जाती है। मैं जानता हूँ, मैं समझता भी हूँ कि वो सब जूही का पास्ट था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जिन्होंने फोटोज लीक की। पर मैं अपने इस दिल को कैसे समझाऊं जो जूही को किसी और की बाहों में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। फिर ऋषि ने अपना फोन देखा, जिसमें ना जाने कितनी ही मिस्ड कॉल्स पड़ी थी, पर आज ऋषि ने एक का भी जवाब नहीं दिया था। ऋषि को फिर जूही का कंफ्यूज्ड फेस याद आने लगा तो ऋषि ने खुद से कहा, उन फोटोज को देखकर मेरा मन किया कि मैं मार डालूं उस इंसान को जिसने मेरी जूही को हाथ लगाने की जुर्रत की। इसीलिए मैं वहां से भाग आया। हाँ, द ग्रेट ऋषि सिंघानिया भाग आया, डर कर भाग आया। लेकिन पीठ दिखाना और भागना मेरी फितरत में नहीं। पर आज पहली बार मैंने कमजोरों वाली हरकत की। शायद सही ही कहते हैं लोग, प्यार, इमोशंस इंसान को कमजोर बना देते हैं। फिर ऋषि अपनी ही हालत पर सरकास्टिकली हंसकर वो खुद से बोला, ऋषि तू तो गया। एक ओर जहां ऋषि तड़प रहा था तो दूसरी ओर जूही की भी हालत ठीक नहीं थी। जूही रचित के साथ सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सामने खड़ी थी। जूही खुद से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो रचित का सहारा लेकर खड़ी थी। रचित ने जूही की हालत को देखकर कहा, जूही, तुमने ऋषि को कॉल किया, उसने नहीं उठाया तो तुम यहाँ तक क्यों चली आई? इंतजार करना चाहिए था ना तुम्हें।
जूही अपने हॉस्पिटल रूम में रो रही थी जब रचित ने उसे देखा था। रचित के पास जाते ही जूही बस रोते रोते यही कह रही थी, चीकू प्लीज मुझे ऋषि के पास ले चलो। रचित से जूही की हालत देखी नहीं गई तो वो उसे यहाँ ले आया, पर जूही ने अब तक रचित को सारी बात नहीं बताई थी। जूही इशिका सिंघानिया की बात सुनकर बहुत डर गई थी। उसे सच में लगा था कि ऋषि उससे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा। जूही की ऋषि से दूर जाने के ख्याल से ही जान जा रही थी। उसे ये भी लगा कि विनय उससे झूठ बोल रहा है। ऋषि ऑफिस में ही होगा, बस उससे मिलना नहीं चाहता, इसीलिए वो सिंघानिया कॉर्पोरेशन आई थी। वो बस किसी तरह ऋषि से मिलकर उसे बताना चाहती थी कि ऋषि फोटोज फेक है, प्लीज मेरा यकीन करो। यही सब सोचकर जूही ने रचित से कहा, चीकू प्लीज हेल्प करो मेरी, जल्दी से मुझे ऋषि के पास ले चलो। रचित से जूही की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने सोचा, क्या मैंने जूही को ऋषि के हवाले यूं रोने के लिए सौंपा था? नहीं, पर मैं और कर भी क्या सकता हूँ। ऋषि से दूर जाने की तड़प ने जूही की ये कैसी हालत कर दी है। मैं इनके बीच कैसे आ सकता हूँ? पर जूही को यूं रुला कि ये ऋषि कहाँ है? जब रचित ने कुछ कहा नहीं, किया नहीं, तो जूही खुद ही आगे जाने लगी, पर कुछ ही कदम चलकर वो हाँफने लगी। ये देखकर रचित ने जूही को संभाला। उसने थोड़ा जोर से पूछा, क्या बात हो गई है जूही, जो तुम यूं अपनी हालत को नजरअंदाज करके ऋषि को ढूंढती हुई यहाँ तक आ गई? बताओ मुझे। जूही ने रचित को नम आंखों से देखकर कहा। वो जब जूही बोलते बोलते आधे में रुक गई, तब रचित ने थोड़ा आराम से कहा, हाँ जूही बोलो, मैं सुन रहा हूं। जूही ने उम्मीद से रचित की ओर देखकर पूछा, अगर मैंने तुम्हें बताया तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? इस पर रचित ने बिना कोई वक्त गंवाए कहा, हाँ, तुम्हारे मुंह से निकली हर बात पर मुझे यकीन है। ये सुनकर जूही और रोने लगी। तब से अब जाकर किसी ने उस पर यकीन दिखाया था। जूही ने रोते रोते फेक फोटोज वाली सारी बात रचित को बता दी। फिर कुछ हिचकिचाते हुए जूही ने झुकी नजरों से रचित से पूछा, तुम अब भी मुझ पर यकीन करते हो? रचित ने जूही के आंसू पोंछते हुए कहा, जूही, तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो अपनी नजरें यूं मत झुकाओ। अपना सर हमेशा ऊपर रखना, ओके? अब रोना बंद करो, चलो अब तुम चुप हो जाओ। रचित की बात सुनकर जूही और जोर जोर से रोने लगी। उसने सोचा, चीकू मुझ पर बिना किसी सवाल जवाब के यकीन कर सकता है तो ऋषि क्यों नहीं? क्या ऋषि की नजरों में मेरी यही वैल्यू है? क्या जूही ऋषि से मिल पाएगी? क्या वो उससे अपनी बात कह पाएगी? क्या ऋषि जूही के सच पर यकीन करेगा या इशिका सिंघानिया सही साबित होंगी कि ये अंत है जूही और ऋषि के रिश्ते का? जूही ऋषि को फोटोज के पीछे का सच बताना चाहती थी। वो चाहती थी कि ऋषि उस पर विश्वास करे। जूही को ऋषि के नाराज होने का, उससे दूर जाने का डर था। इन्हीं सब के चलते जूही रचित के साथ ऋषि से मिलने सिंघानिया कॉर्पोरेशन पहुंच जाती है। पर जूही को रोता देख रचित से नहीं रहा जाता और वो जूही से थोड़ा जोर देकर उसके दुख की वजह पूछता है। रचित के बहुत पूछने पर जूही ने उसे सब कुछ बता दिया और रचित का खुद पर इतना विश्वास देखकर जूही सोच में पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर चीकू जो मुझसे इतने टाइम बाद मिला है वो मुझ पर इतना विश्वास कर सकता है, तो ऋषि जिसे मुझसे प्यार होने लगा है, क्या वो मुझे इतना ही समझता है, इतना ही विश्वास करता है? क्या वैल्यू है मेरी उसकी लाइफ में? रचित रोती हुई जूही को संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में पीछे से एक आवाज आई, अरे किसने रुला दिया मेरी प्यारी भाभी को? ऐसे अनजान आदमी को अपनी ओर आता देख रचित चौकन्ना हो गया। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जूही ने कहा, आशीष तुम यहाँ? आशीष ने पहले एक नजर रचित की ओर देखा, फिर जूही के करीब झुककर उसकी लाल आंखों और आंसू भरे चेहरे को देखा और हंसकर बोला, ओह भाभी आप रो रही हो? ऋषि भाई ने आपको कोई पर्स या नेकलेस लाकर नहीं दिया क्या? आशीष की बात सुनकर जूही थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करने लगी, इसीलिए अपने आंसू पोंछ लिए और सिसकते हुए आशीष से कहा, आशीष प्लीज मजाक मत उड़ाओ मेरा। आशीष और जूही का कॉन्वर्सेशन सुनकर रचित एक पल को सोच में पड़ गया। वो अब शांत जूही को देखकर मन ही मन खुद से कहने लगा,
रचित, तू किसी काम का नहीं है। कब से तू जूही को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर क्या ही फायदा हुआ। और इस अजनबी ने एक पल में ही जूही को हंसा दिया। उस ऋषि की नाराजगी से जूही घबरा कर रोने लगी। और अब ये इंसान, मैं क्या हूं जूही की जिंदगी में? क्या है मेरी जगह? जूही को कुछ नॉर्मल देखकर आशीष मुस्कुरा दिया और फिर रचित की ओर देखकर पूछा, भाभी ये। इस पर जूही ने आशीष और रचित का इंट्रोडक्शन करवाया। हैंडशेक करते टाइम दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे को भांप रहे थे। रचित एक प्रोफेशनल डॉक्टर है। उसने अपने करियर में न जाने कितने ही पेचीदा लोगों से डील किया है, इसीलिए वो आशीष के केयरफ्री एटीट्यूड के जाल में नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, ये आशीष भेड़ की खाल में एक भेड़िया है। वहीं दूसरी ओर आशीष ने रचित के एटीट्यूड को देखते हुए मन ही मन मुस्कुरा कर खुद से कहा, ओह, ये आगे चलकर ऋषि भाई का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर साबित होगा। वेल, शो वुड बी इंटरेस्टिंग। इन सब ख्यालों से अनजान जूही के मन में तो सिर्फ ऋषि था। उसने कुछ सोचकर आशीष से पूछा, आशीष, तुम क्या पूरे टाइम बस यही ऑफिस में ही थे? जूही की बात सुनकर आशीष उसकी ओर पलटा और जवाब में सर हिलाते हुए बोला, हाँ, मैं पूरे टाइम यही था, पर आप क्यों? जूही का पीला पड़ता चेहरा देखकर आशीष अपना सवाल पूछे बिना ही रुक गया और फिर मजाकिया अंदाज में कहने लगा, वैसे भाभी, मैंने सुना था कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लगता है सच ही है, वरना इतना लाल पीला चेहरा इंसानों का तो नहीं होता। जूही ने आशीष के कमेंट को इग्नोर कर दिया और थोड़ा एक्साइटेड होकर बोली, तो तुमने ऋषि को देखा? वो अभी ऑफिस में ही है ना? आशीष ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं भाभी, ऋषि भाई तो आज पूरा दिन ऑफिस आए ही नहीं। आशीष का जवाब सुनकर जूही की आंखें फिर से नम होने लगी। उसने मन ही मन सोचा, तो क्या सब खत्म? ऋषि ने मुझे बस यूं ही कुछ फोटोग्राफ्स के बेसिस पर गिल्टी मान लिया। मुझसे एक बार पूछ तो लेता। फिर खुद ही सरकास्टिकली हंसकर जूही ने खुद से कहा, शायद ये इंसिडेंट तेरी आंखें खोलने के लिए ही था जूही। संभल जा, अभी भी टाइम है। तेरा और ऋषि का रिश्ता यूं ही है, ना कोई विश्वास, ना कोई जज्बात। एक छोटी सी चिंगारी भी हमारे इस नाम के रिश्ते को खत्म कर सकती है। जूही अपने ख्यालों में ही खोई थी कि आशीष ने उससे पूछा, जोक सपाट भाभी, पर आप यहाँ सचमुच क्या कर रहे हो? आप अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हो? फिर जूही की नजरें झुकी थी और आंखें नम थी। उसने धीमे से कहा, मैं वो ऋषि। फिर जूही ने आशीष की ओर देखकर कहा, तुमने भी तो वो फोटोज देखी होंगी। जूही जैसे जैसे कह रही थी उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी, पर आशीष की आंखों में जूही के लिए इल्जाम नहीं था। उसने बड़ी ही बेपरवाही से कहा, अच्छा, तो उस बात के लिए आप इतना सैड हो? क्या भाभी, ऋषि भाई इतने नैरो माइंडेड थोड़ी ही है। और वैसे भी आप दोनों के बीच तो इतना प्यार है, फिर इतनी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या ही फर्क पड़ेगा? आप बेकार ही टेंशन ले रहे हो। और वैसे भी विनय इन्वेस्टिगेट तो कर ही रहा है, सो यू डोंट वरी, ओके? आशीष जितना जूही को समझा रहा था, जूही उतना ही उदास हो रही थी। उसके मन में बस यही चल रहा था, इन दिनों ऋषि के साथ टाइम स्पेंड करके मेरा दिमाग खराब हो गया था, जो मैं अपने रिश्ते का सच भूल गई और यहाँ ऋषि को ढूंढते हुए चली आई। जूही ने फिर थक कर एक गहरी सांस ली और रचित से बोली, चीकू, चलो अब हम वापस चलते हैं। जूही की ये बात सुनकर आशीष कहने लगा, वापस? बस यूं ही भाभी, ऋषि भाई आते ही होंगे। फिर कुछ रुककर आशीष वापस बोला, अगर आप उन फोटोज की वजह से अंदर नहीं जाना चाहते तो इट्स नो प्रॉब्लम। आप मिस सिंघानिया हो, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपसे कुछ कहने की। इसके बाद भी आशीष कुछ कह रहा था, पर जब जूही अब थक चुकी थी, जिस हड़बड़ाहट में वो ऋषि को ढूंढते हुए यहाँ आई थी, अब उसी पर उसको हंसी आ रही थी। जब जूही ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो रचित उसे वापस ले जाने लगा और आशीष बस पीछे खड़ा दोनों को देखता रह गया। आशीष ने जूही को जाता देख मन ही मन खुद से कहा, क्या सच में ऋषि भाई आज के इंसिडेंट की वजह से ऑफिस नहीं आए? पर इनका रिश्ता तो सिर्फ एक डील है। फिर ये, इससे पहले कुछ हो, मुझे कुछ करना होगा।
कुछ दूर चलने के बाद जूही हाँफने लगी। ये देखकर रचित भी रुक गया। उसने फिर जूही से धीमे से कहा, जूही, तुम क्या सच में अब ऋषि का इंतजार नहीं करना चाहती? रचित के सवाल को सुनकर जूही ने अपना चेहरा घुमा लिया। वो और रचित के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। जूही से कोई जवाब ना पाकर रचित ने भी जोर नहीं दिया। बस जूही की बिगड़ती हालत को देखते हुए उससे कहा, जूही, तुम थक गई हो तो आगे मैं तुम्हें गोद में लेकर चलता हूं। इस पर जूही ने बिना वक्त गवाए रचित को साफ इनकार कर दिया। जूही ने मन ही मन सोचा, वैसे ही मेरी इतनी गंदी फोटो सभी ने देखी है और अब वो मुझे किसी और की बाहों में देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर ऋषि, उसे इन सब से बहुत फर्क पड़ता है। अपनी इस सोच पर जूही को एक पल के लिए खुद पर ही हंसी आ गई। उसने खुद से कहा, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे उसी का ख्याल है। चीकू कितना अच्छा है, पर फिर भी तेरा दिल क्यों सिर्फ ऋषि को पुकारता है? जूही ने रचित को मना तो कर दिया, पर आज हुए इंसिडेंट ने जूही की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर काफी असर डाला था, जिसकी वजह से वो थक चुकी थी, मन से हार चुकी थी। वो बस एक पल खड़े होकर खुद को संभाल ही रही थी, पर तभी पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? जूही चौंक कर उस आवाज की ओर मुड़ी तो अपने सामने ऋषि को खड़ा देखकर वो अपनी जगह पर ही जड़ हो गई। जूही बस एक टक ऋषि को देखती रह गई। उसने मन ही मन सोचा, ये ले, ऋषि आ गया तेरे सामने, तो अब क्या भर लेगी अब तू उसको अपनी बाहों में? क्या सोचा था तूने कि ये तेरी बात सुनेगा, तेरा विश्वास करेगा? क्यों तू भूल गई कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट डील थी? तू ऋषि के लिए कुछ भी नहीं, वरना वो यूं बिना कुछ कहे आज हॉस्पिटल से नहीं चला जाता। और अब ऐसे रिश्ते को बचाने की मैं क्या कोशिश करूं जिसमें विश्वास ही नहीं। जब जूही ने कोई जवाब नहीं दिया तो रचित ही आगे बढ़कर ऋषि से बोला, वो मिस्टर सिंघानिया जूही आपसे ही मिलने यहाँ आई थी। रचित की बात सुनकर ऋषि जूही की ओर देखकर सरकास्टिकली बोला, मुझसे मिलने? क्यों? पता नहीं क्या कि मैं कितना बिजी हूं और सीन क्रिएट करने? ऋषि की बात को बीच में काटकर रचित बोला, मिस्टर सिंघानिया, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? और कोई आगे कुछ कहता उससे पहले ही जूही ने धीमे से कहा, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर जूही ने रचित का हाथ पकड़ा और उससे चलने को कहा। जूही का कूल एटीट्यूड देखकर अब फ्रीज होने की बारी ऋषि की थी। ऋषि ने अपनी मुट्ठी कस ली और अपने दर्द और गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में दांत पीसने लगा और मन ही मन खुद से कहने लगा, मुझे इसकी इतनी परवाह है, पर इसे देखो, मेरे सामने अपने यार की बाहों में खड़ी है। इतनी मुश्किल से मैंने आज खुद को संभाला था और इसने यहाँ आकर सब बर्बाद कर दिया। ऋषि ने फिर जूही की बात पर बस इतना ही कहा, गुड, और फिर वो जूही को पूरी तरह नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। ऋषि को यूं जाता देख जूही का गला भर आया और जूही की ऐसी हालत रचित से देखी नहीं गई। उसने मन ही मन सोचा, मैं चाहता हूं कि जूही मेरे साथ हो, पर ऐसे नहीं। मैं समझ गया हूं कि जूही की खुशी सिर्फ ऋषि के साथ है और जूही की खुशी में ही मेरी खुशी है। यही सब सोचकर रचित ने ऋषि को पीछे से आवाज लगाई, मिस्टर सिंघानिया, जूही यहां सिर्फ आपसे मिलने? पर रचित आगे कुछ कहता उससे पहले ही जूही ने उसे रोक दिया। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, चीकू नहीं, अब बस चलो यहां से। जूही की आवाज सुनकर रचित उसकी ओर मुड़ा और उतने में ही ऋषि बिना रुके अंदर चला गया। रचित को अपनी ओर देखते देख जूही धीमे से बोली, चीकू प्लीज मुझे वापस ले चलो, मैं थक गई हूं। रचित थोड़ा सोच में पड़ गया, पर जूही की हालत देखकर उसने उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। फिर जूही रचित के साथ वापस लौट गई। इस बात से अनजान के ऋषि ग्लास विंडो से सारे टाइम बस उसी को देख रहा था। जूही को खुद से दूर जाता देख अब ऋषि के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। यूं जूही को रचित के साथ देखकर ऋषि के मन में बस एक ही ख्याल था, क्या मेरा सोचना सही था कि जूही के लिए रचित बेहतर है? पर जो भी हो, अब जूही मेरी वाइफ है, पेपर पर ही सही पर है, और मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा।
ये सब सोचने के बाद ऋषि अपने केबिन की ओर जाने लगा। ऋषि को आता देख विनय ने चैन की सांस ली और तेज कदमों से ऋषि के पास आ गया और उसे ग्रीट करते हुए बोला, सर। पर ऋषि सीधे मुद्दे पर आ गया और बोला, स्केड्यूल। ये सुनकर विनय ने गहरी सांस ली और ऋषि को सभी रिपोर्ट्स एक एक करके देने लगा। इतने में दोनों ऋषि के केबिन पहुंच गए। ऋषि फिर अपनी चेयर पर बैठकर बिना विनय की ओर देखे बोला, एनीथिंग एल्स? ये सुनकर विनय ने कहना शुरू किया, सर, जूही मैम की फोटोज। इससे पहले विनय अपनी पूरी बात करता, ऋषि ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, लीव इट। फोटोज को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। बस जिसके पास वो फोटोज पहुंची हैं, उन्हें बोल देना कि सभी फोटोज फेक थी और ये काम हमारे राइवल्स का था। ऋषि की बात सुनकर विनय ने सोचा, पर यही तो सच है। और यही बात कहने के लिए जब विनय ने अपना मुंह खोला और कहा, पर सर वो फोटोज। पर इस बार भी ऋषि ने विनय की बात पूरी नहीं होने दी। वो बोला, आई सेड लीव इट। पर कुछ रुककर ऋषि बोला, तुम घर जाओ, अब मैं यही रहूंगा आज। ये देखकर विनय ने मन ही मन सोचा, ऐसा लग रहा है कि सर अभी जूही मैम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। तो अब मैं क्या करूं, बताऊं या नहीं? विनय ने खुद से कहा, सर को जूही मैम की परवाह तो है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर अभी जूही मैम का नाम लेकर सर को गुस्सा करूं या नहीं? विनय सोच ही रहा था कि ऋषि वापस से बोला, व्हाट, स्टिल नॉट लीविंग? मेरे साथ ओवर टाइम करने का मन है क्या? ऋषि की बात सुनकर विनय ने एक गहरी सांस ली और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। तो क्या विनय ऋषि को जूही का सच बता देगा, या ऋषि के गुस्से से डर कर विनय चुपचाप चला जाएगा? कितनी गहरी होगी जूही और ऋषि के बीच की गलतफहमियां, और इनका क्या असर पड़ेगा दोनों की जिंदगियों पर? जूही अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए सिंघानिया कॉर्पोरेशन आई थी, पर ऋषि का रूखा बिहेवियर देखकर जूही में खुद को एक्सप्लेन करने की ताकत नहीं बची थी। इसीलिए वो बिना कुछ कहे ही वापस हॉस्पिटल लौट गई। इसके बाद ऋषि के केबिन में विनय ने पहले तो उसे वर्क रिलेटेड सभी रिपोर्ट दी और फिर जूही के बारे में बताने के लिए अपना मुंह खोला, पर ऋषि ने उसे मना कर दिया। पर फिर भी विनय वहां से नहीं गया और ऋषि के पूछने पर उसने कहा, नो सर। ये कहकर विनय जल्दी से ऋषि के केबिन से बाहर चला गया। बाहर जाते ही विनय ने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहने लगा, ओवर टाइम। पिछले 2 महीनों से मैं ओवर टाइम कर रहा हूं। अब तो इस वर्ड को सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर जूही मैम भी तो इनोसेंट है और सर की बातों से तो लग रहा है कि उन्हें वो गलत समझ बैठे हैं। और इतने दिनों में मैं ये तो समझ ही गया हूं कि अब सर और मैम का रिलेशनशिप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तक लिमिटेड नहीं रह गया है। तो विनय सोच ही रहा था कि फिर उसने हिम्मत की और सोचा, नहीं, विनय तो इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। किसी भी इनोसेंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे मुझे ओवर टाइम ही क्यों ना करना पड़े। पर मैं सर के सामने सच तो रखूंगा ही। ये सोचकर विनय ने ऋषि के केबिन का गेट खोला और अंदर चला गया। विनय को वापस देखकर ऋषि ने उससे पूछा, एनीथिंग एल्स? विनय ने गहरी सांस ली और फिर वो बिना रुके बोला, सर जूही मैम की फोटोज फेक है। विनय की इस बात पर ऋषि एक पल को अपनी जगह पर ही जम गया। फिर ऋषि ने अपना सिर हिलाकर विनय से पूछा, क्या क्या कहा तुमने? विनय ऋषि की एक्साइटमेंट देखकर शॉक्ड था, पर उसने अपनी बात वापस से कही, सर, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि जूही मैम की फोटोज फोटोशॉप्ड थी। ये बात सुनकर ऋषि अचानक से अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। विनय ऋषि की आंखों में इतनी खुशी देखकर हैरान था। उसे इस पल में अपने डिसीजन पर गर्व था। पर अगले ही पल ऋषि की बात सुनकर विनय को रोना आ गया। ऋषि ने बड़ी ही एक्साइटेड होकर विनय से कहा था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर विनय ने खुद से कहा, मैंने नहीं बताया? आप ही ने तो मुझे कुछ कहने नहीं दिया। पर विनय ऋषि से कुछ कहता उससे पहले ही ऋषि फिर से बोला, एनीवेज, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम ओवर टाइम करोगे आज। इतना कहकर ऋषि बिना अपना कोट लिए ही बाहर चला गया। केबिन में खड़ा विनय अपनी किस्मत पर सिर हिला रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था
मानो खुद को किसी जंग के लिए तैयार कर रहा हो। इसके बाद विनय भी ऋषि के केबिन से बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर पाठक निवास में नीना पांडे अपने असिस्टेंट कम लवर अमेय की बाहों में थी। नीना पांडे ने गार्डन में लगे फूलों को देखकर पूछा, क्या सिचुएशन है सिंघानिया कॉर्पोरेशन में? अमेय ने नीना पांडे का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, जैसा तुमने सोचा था वही हुआ। ऋषि सिंघानिया ने मिस रिया की इन्वेस्टिगेशन रोक दी और सारा ध्यान जूही की फोटोज पर लगा दिया। पर अमेय को चुप होता देख नीना पांडे ने उससे कहा, रुको मत, कहो क्या बात है? अमेय ने नीना पांडे के थके हुए चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, वो ऋषि सिंघानिया डिस्ट्रैक्ट तो हुआ था, पर अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि वो फोटोज फेक थी। तो नीना पांडे ने अमेय की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन सोचा, इट वॉज एक्सपेक्टेड। पर अब जब ऋषि के सामने जूही और उसके एक्स की ऐसी फोटोज आ गई हैं, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो, उनके रिश्ते पर असर तो पड़ेगा ही। क्योंकि कोई भी मर्द हो अपनी वाइफ और उसके प्रीवियस रिलेशन को लेकर डाउट में तो रहता ही है, और ये फोटोज ऋषि के उसी डाउट को हवा देंगी। जब तक ऋषि और जूही के बीच में सब कुछ ठीक नहीं होगा, तब तक रिया भी सेफ रहेगी। नीना पांडे अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी रिया की पीछे से आवाज आई, ये बॉय टॉय मेरे घर में क्या कर रहा है? रिया की आवाज सुनकर नीना पांडे चौंक गई और हड़बड़ाहट में अमेय से कुछ दूर हो गई। पर यह सब देखकर रिया सिर्फ सरकास्टिकली हंस दी। रिया के बिहेवियर को इग्नोर करते हुए नीना पांडे उससे बोली, रिया, तुम तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? रिया ने नीना पांडे की बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने हंसते हुए कहा, क्यों? जल्दी आकर मैंने आपके प्राइवेट मोमेंट्स इंटरफेयर कर दिए? अपने बारे में ऐसी इंसल्टिंग बातें सुनकर अमेय को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो चुप ही रहा। उसने मन ही मन सोचा, अभी इस रिया की बच्ची के मुंह लगना ठीक नहीं, मुझे ही कुछ उल्टा सुनाना शुरू कर देगी। पर अभी रिया तो शुरू ही हुई थी। उसने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ, इतने होटल है बाहर, इस जिगोलो को वही ले जाती, इसे हमारे घर में लाने की क्या जरूरत थी? बहुत एक्साइटिंग होता है ना ये सीक्रेट सेक्स। रिया की बातें सुनकर नीना पांडे का चेहरा गुस्से और एम्बैरेसमेंट में लाल पीला हो रहा था। नीना पांडे ने तो रिया से कुछ नहीं कहा, पर अमेय आगे आकर कहने लगा, मिस रिया, इट्स इनफ। आपको मेरे बारे में बोलना है वो आप बोल सकती हैं, पर अपनी माँ से तमीज से पेश आइए। अमेय के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रिया जोर जोर से हंसने लगी। वो अपनी आंखों से पानी पोंछते हुए बोली, तमीज, ये वर्ड तुम जैसे बिकाऊ लोगों को सूट नहीं करता, सो जस्ट कीप योर माउथ शट, वरना अभी धक्के मारकर तुझे बाहर फेंक दूंगी। रिया की ऐसी बातें सुनकर अब नीना पांडे का भी गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उन्होंने सोचा, जब से मैंने रिया को थप्पड़ मारा था ये बहुत अग्रेसिव हो गई है। पर नीना पांडे सोच ही रही थी कि वो रिया से कैसे डील करे, पर अब अमेय के सब्र का बांध भी टूटने लगा था। उसने रिया की ओर गुस्से से कुछ कदम बढ़ाते हुए कहा, रिया। पर अमेय ने अपनी बात पूरी नहीं की और वो बीच में ही रुक गया। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और मन ही मन खुद को समझाते हुए कहा, बी पेशेंट अमेय, वरना इस रिया के चक्कर में नीना पांडे जैसी सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाएगी। अभी मैं रिया को जितना जवाब दूंगा उतना ये नीना पांडे मुझसे इरिटेटेड होगी। सही होगा अभी कि मैं बेचारा बनकर रह जाऊं। रिया ने फिर कुछ रुक कर कहा, सुनाई नहीं पड़ा? यू जिगोलो, निकल मेरे घर से। 1 मिनट है, तू निकला तो ठीक, अदरवाइज। रिया अपनी बात कहती उससे पहले नीना पांडे ने अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, रिया, बस बहुत हुआ। तुम्हें पता भी है कि अमेय ने तुम्हारे केस में कितनी हेल्प की है और तुम हो कि बोले जा रही हो। अब चुप हो जाओ वरना। नीना पांडे की बातें सुनकर रिया सरकास्टिकली हंसकर बोली, वरना क्या माँ? तुम मुझे फिर से थप्पड़ मारोगी, वो भी इस जिगोलो के लिए? नीना पांडे ने रिया की बात पर गहरी सांस ली और फिर रिया से जोर देकर बोली, रिया, इनफ, से सॉरी राइट नाउ। अपनी माँ की बात सुनकर रिया हैरान रह गई। फिर वो अमेय की ओर उंगली करके कहने लगी, माँ, मे भी मुझे ज्यादा समझ नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि इस जैसे आदमी
सिर्फ पैसे और पावर के पीछे होते हैं। प्यार नहीं करता ये आपसे। रिया की ये बात सुनकर अमेय घबरा गया। वो जल्दी से नीना पांडे की ओर देखकर खुद को एक्सप्लेन करने लगा। उसने कहा, बस रिया, तुम्हें मुझे जो कहना है कहो, पर तुम नीना को लेकर मेरे प्यार पर सवाल नहीं उठा सकती। नीना मेरी जान है। अमेय के मुंह से अपने लिए प्यार का इजहार सुनकर नीना पांडे इमोशनल हो गई। नीना पांडे अमेय की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगी। उसने मन ही मन खुद से कहा, पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, फिर मैंने महेंद्र पाठक को रुपए के लिए अपने प्यार के जाल में फांसा, पर उसका प्यार मेरे लिए कभी काफी नहीं था। उसने हमेशा सिर्फ जूही और उसकी माँ को ही अहमियत दी, पर आज अमेय का ये मेरे लिए प्यार। आए अमेय और अपनी माँ को यूं आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को देखते देख रिया को वॉमिटिंग से फील हो रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तब रिया ने चिल्लाकर अमेय से बोला, यू जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो। फिर रिया अपनी माँ की ओर मुड़कर बोली, माँ, आप इस जैसे आदमी की बातों में नहीं आ सकती, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ये लोग टाइम पास के लिए होते हैं, घर में लाने के लिए नहीं। ये सुनकर नीना पांडे ने अमेय से कामली कहा, अमेय, रिया कुछ भी कहती है, प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना, ओके? नीना पांडे की बात सुनकर अमेय ने मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स नॉट, ये तुम्हारी बेटी है, मैं इसकी बात का बुरा कैसे मान सकता हूँ। रिया का दिमाग खराब होने लगा था। उसने कुछ सोचकर अमेय से कहा, तुम मेरी माँ से प्यार करते हो तो? रिया अपनी बात कहती है उससे पहले नीना पांडे ने उसे रोकते हुए कहा, रिया। पर रिया ने नीना पांडे को चुप रहने का इशारा किया और वापस से अमेय से पूछा, तो क्या तुम मेरी माँ से शादी करने को तैयार हो? रिया का ऑफर सुनकर तो अमेय की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सोचा, वाह, अगर मैं नीना पांडे से शादी कर लेता हूं तो मुझे माँ बेटी की चापलूसी नहीं करनी पड़ेगी और मेरा भी हिस्सा होगा जूही इंडस्ट्रीज में। ग्रेट। यही सब सोचकर अमेय ने बिना वक्त गवाए नीना पांडे से शादी के लिए हाँ कर दिया। ये सुनकर रिया मुस्कुरा दी और उसने आगे कहा, ऑसम, तो ठीक है, फिर मैं प्री मैरिज एग्रीमेंट बनवा लेती हूँ कि शादी के बाद भी कंपनी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। बोलो, मंजूर है? रिया की टर्म्स एंड कंडीशन सुनकर तो अमेय एक पल को सुन्न पड़ गया और इसी एक पल में अमेय को हिचकिचाता देख रिया मुस्कुरा दी। जब तक अमेय रिया की चाल को समझता, शक के बीज तो नीना पांडे के मन में आ ही चुके थे। अमेय ने फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ, उनकी प्रॉपर्टी से नहीं। मैं कॉन्ट्रैक्ट और शादी सभी के लिए रेडी हूँ। रिया आगे कुछ कहती, इससे पहले नीना पांडे ने रिया से कहा, ओके रिया, इट्स इनफ, तुम अब अपने कमरे में जाओ। रिया ने नीना पांडे को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, पर माँ? इस पर नीना पांडे थोड़ा जोर से बोली, सुना नहीं तुमने रिया? नीना पांडे की बात सुनकर रिया का मुंह बन गया। उसने एक बार गुस्से से अमेय की ओर घूरा, फिर वो पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगी। रिया के जाते ही नीना पांडे ने अमेय की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? इस पर अमेय ने नीना पांडे को अपनी बाहों में भर लिया और बड़े ही प्यार से कहा, हाँ, मैं अपनी जिंदगी का हर पल बस तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। नीना पांडे ने अपनी नजरें एक पल के लिए भी अमेय के चेहरे से नहीं हटाई और बोली, गुड, मैं भी तुम्हें नाम देना चाहती हूँ। कल ही मैं लॉयर से कहकर पेपर्स तैयार करवा लेती हूँ, क्या कहते हो? अमेय ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नीना पांडे ने रिया के सवाल करने पर अमेय की झिझक देखी थी, पर अभी उन्हें अमेय के चेहरे पर अपने लिए सिर्फ प्यार दिख रहा था। ये देखकर नीना पांडे ने सोचा, अमेय की झिझक सच थी या मेरे मन का कोई वहम? नीना पांडे ने फिर एक गहरी सांस ली और वो अमेय की बाहों से पीछे हट गई और बोली, ओके, अभी तुम जाओ, जैसा होता है मैं बताऊंगी तुम्हें। नीना पांडे की बात सुनकर अमेय थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने सोचा, क्या हुआ, नीना पांडे ने मेरी बात मानी या नहीं, कैसे पता लगाऊं? पर अभी ज्यादा सवाल किया तो इससे शक हो जाएगा, अभी चले जाना ही ठीक रहेगा। ये सब सोचकर अमेय वहां से चला गया। उसने जाते जाते नीना पांडे से कहा, ओके, पर तुम अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।
नीना पांडे ने भी अमय को देखकर मुस्कुरा दिया, पर फिर अमय को जाता देख नीना पांडे के दिमाग में बहुत से ख्याल चल रहे थे। आज की रात किसी के लिए आसान नहीं थी। हॉस्पिटल पहुंचकर जूही अपने बेड पर लेट गई। जूही ने दीवार की ओर देखते हुए रचित से कहा, चीकू, अब मैं आराम करूंगी, तुम अब जाओ, मैं अब ठीक हूं। पर रचित ने जूही की एक ना सुनी। उसने कहा, नहीं जूही, आज बहुत कुछ हुआ है, ऐसे में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम सो जाओ, मैं यही हूं। ये सुनकर जूही रचित की ओर मुड़ी और उसे देखकर कहने लगी, नहीं चीकू, आज वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, अब और नहीं, और वैसे भी कल तुम्हें भी तो काम होगा, तुम भी जाओ, अब सो जाओ, मैं भी अब आराम करूंगी। पर रचित अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, जूही, दोस्त होते ही हैं एक दूसरे के लिए, तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम सो जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। रचित की जिद के आगे जूही ने हार मान ली। फिर वो अपने बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर रचित ने भी चैन की सांस ली। पर जूही और रचित अनजान थे कि न जाने कब से एक आदमी हॉस्पिटल डोर से उन्हें ही देख रहा था। कौन है ये आदमी और क्या है इसके इरादे? क्या मोड़ लेगी ऋषि और जूही की आने वाली कहानी? डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड्स। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट FM कॉइन्स।